पोती का प्रेम। मम्मा, एक समोसा दादी माँ को भी दे आऊं? तुझे कितनी बार बोला है कि ये उस बुढ़िया के लिए नहीं बनाए मैंने। चुपचाप खा ले, वरना तुझे उस बुढ़िया के साथ कमरे में बंद कर दूंगी। मम्मी का इस तरह का गुस्सा देखकर बेचारी रिंकू चुपचाप खाना खाने लगी। इस घर में दादी माँ के अलावा उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वह हमेशा अपनी दादी के साथ खेला करती थी। पापा की इकलौती संतान होने के कारण दादी माँ के अलावा और कोई नहीं था जो उसके साथ खेल सके, पर कविता हमेशा उसे अपनी सास के पास जाने से रोकती थी, क्योंकि उसका मानना था कि वह एक अभागिन है जिसने उसकी पहली संतान बेटे को निगल लिया। अजय आज दुकान से जल्दी ही आने वाले थे, क्योंकि आज कविता का जन्मदिन था। इसलिए कविता ने पहले से ही सब तैयारियां कर रखी थी, बस अजय का इंतज़ार था। शाम को एक छोटी सी पार्टी भी रखी थी, जिसमें कविता ने अपनी कई सहेलियों को आमंत्रित किया था। कविता खाना खाकर अपनी सास के लिए थोड़ी सी दाल व 2 सूखी रोटी रिंकू के हाथों भिजवा दी। रिंकू खाना लेकर दादी माँ के कमरे में गई। दादी माँ, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, लो खाओ। आओ मेरी रानी बेटी, मेरी गोद में बैठो। नहीं दादी माँ, मम्मी ने मना किया है कि उस बुढ़िया की गोद में नहीं बैठना। अगर मम्मा ने देख लिया तो मुझे खाना नहीं देगी। और पता है दादी माँ, आज मम्मा ने समोसे बनाए हैं, पर बेटा तुम मेरे लिए तो समोसे लेकर नहीं आई, और ये रोटी कितनी रूखी है, खाई ही नहीं जा रही। दादी माँ, मम्मी ने मना कर दिया कि समोसे उसकी सहेलियों के लिए हैं, इसलिए नहीं दिए। तुमने समोसे खाए क्या? कैसे बने थे? बहुत स्वादिष्ट बने थे दादी माँ। रिंकू के मुख से ये बात सुनकर बुढ़िया के मुंह में पानी आ गया। रिंकी बेटा, अब समोसे और कितने बचे हैं? बहुत बचे हैं दादी माँ, अभी तो। दादी माँ, मैं देखती हूँ, अगर मम्मी किचन में नहीं हुई तो मैं आपके लिए एक समोसा ले आऊंगी। रिंकू बाहर निकल कर देखती है कि मम्मी तो अभी टीवी देखने में बिजी है। चुपके से किचन में घुस जाती है और धीरे से कढ़ाई से एक समोसा लेकर अपने नन्हे हाथों में छुपाए अपनी दादी को लाकर देती है। बुढ़िया जैसे ही रिंकू के हाथों में समोसा देखती है तो वह बहुत खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। रिंकू जब ये सब देखती है तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। दादी माँ, धीरे खाओ, नहीं तो गले में ही अटक जाएगा। दादी माँ थोड़ी देर में समोसा चट कर जाती है। वास्तव में समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। बेटा, चुपके से एक और ले आओ, और खाने का मन कर रहा है। अभी नहीं दादी, मम्मी देख लेगी तो तुम्हें बहुत मारेगी और मुझे भी। अब मैं नहीं जाऊंगी दादी माँ। उसे पता था कि अगर मम्मी ने देख लिया तो उस दिन की तरह दादी को कई दिनों तक भूखे ही रहना पड़ेगा। दादी माँ को अब रह रहकर उस समोसे का स्वाद याद आ रहा था। बेचारी अंगुलियां चाटती रह गई। अब मैं जाती हूँ दादी माँ, नहीं तो मम्मी को पता लग जाएगा। अगर रात को समोसे और बचे तो मैं और ले आऊंगी। कविता टीवी देखते हुए खाना खाया बुढ़िया ने। हाँ, मम्मी खा लिया। मम्मी, पापा नहीं आए अभी तक? नहीं आए, पर आते ही होंगे। मम्मा, आपने मेरे लिए पापा से क्या मंगवाया? तुम्हारे लिए इस बार एक बड़ी सी गुड़िया मंगवाई है, और दादी माँ के लिए कुछ नहीं। वैसे भी क्या ज़रूरत है उस बुढ़िया के लिए इतने पैसे खर्च करने की? वो देखो, तुम्हारे पापा आ गए। पापा आ गए, पापा आ गए। अजय ने रिंकू को गोद में उठाते हुए। पता है हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं गुड़िया? ये देखो, बिल्कुल तुम्हारे जैसी सुंदर व तुम्हारे जितनी बड़ी। लाओ, मैं इसे दादी माँ को दिखा कर आती हूँ। दादी माँ, ये देखो, पापा हमारे लिए गुड़िया लेकर आए। देखो कितनी सुंदर है। हाँ, ये तो वाकई में बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये लो कविता, तुमने जो मंगवाया था सब है, देख लो, कहीं कोई सामान छूट तो नहीं गया। और इसमें 2 साड़ी हैं, एक तुम्हारे लिए व एक माँ के लिए। अजय, माँ को क्या ज़रूरत थी साड़ी की? उनके पास तो पहले से ही बहुत है, इसलिए फालतू की वस्तुओं में पैसे बर्बाद मत करो। कविता, तुम्हें पता है आज हमारे पास जो कुछ है वह सब माँ का इकट्ठा किया हुआ है, पर हमारे भी एक लड़की है और हमें भी अपने भविष्य के लिए धन की आवश्यकता है। अगर हम यूं पैसे खर्च करेंगे तो कल को हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। और वैसे भी उस बुढ़िया को तो कहीं जाना नहीं, पूरे दिन घर में ही रहना है। कविता, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? वो मेरी माँ है, और अगर मानो तो तुम्हारी भी। वो मेरी माँ नहीं हो सकती, वह अभागिन मेरे बेटे को निगल गई। खबरदार कविता, अगर एक और अपशब्द मेरी माँ के विषय में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा भी फैसला सुन लो। अजय, तुम आज से इस घर में या तो वो बुढ़िया रहेगी या मैं। तुम जा सकते हो। मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ को नहीं खो सकता। मैं भी नहीं रहना चाहती इस घर में। अब आओ रिंकू, चलते हैं। हम कभी वापस नहीं आएंगे अब इस घर में।
नहीं मम्मा, मुझे नहीं जाना आपके साथ, मुझे दादी माँ के पास ही रहना है। तू भी उस बुढ़िया के साथ रहकर उसकी भाषा बोलने लगी तो ठीक है, जब शाम को मेरी याद आएगी तब देखना। मम्मा आप प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़, मैं किसके साथ सोऊंगी? फिर अपने पापा के पास सोना, मैं जा रही हूँ अब। पापा रोको मम्मी को, नहीं तो वो चली जाएगी। नहीं बेटा, उसे जाने दो, और अगर चाहो तो तुम जा सकते हो। नहीं, मैं दादी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कविता गुस्से में घर से निकल जाती है और अपने मायके चली जाती है। कविता को आज 2 दिन हो गए। दादी माँ को जब ये पता चला तो उन्होंने 2 दिन खाना पीना भी छोड़ दिया। कविता हमेशा उसे बुरा भला कहती, यहाँ तक कि खाना भी ढंग से नहीं देती। फिर भी उसकी सास उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र किया करती थी। उसे बहुत बुरा लगा और वह कविता के घर से जाने का सबसे बड़ा कारण अपने आप को मान रही थी। अजय भी कविता के जाने से बहुत दुखी था। समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने कई बार कविता को फ़ोन ट्राई किया पर उसने नहीं उठाया। आज बालकनी में अजय अकेला बैठा सोच रहा था कि आखिर कविता ऐसा कैसे कर सकती है। उसने तो साथ जीने मरने का वादा किया था। उसे कुछ सोचते हुए अजय अपनी अतीत के आगोश में खो गया। उसे अपने वो कॉलेज वाले दिन याद आने लगे जब कविता उसे पहली बार मिली थी। कितनी अनजान व कितनी अजनबी थी। भोला मुख, हिरनी सी आंखें और उसका शांत स्वभाव, हमेशा दूसरों के लिए जीने वाली। पहली ही बार में अजय उसमें इस तरह खोया कि उसने सबके सामने उसे प्रपोज कर दिया, और कविता भी उसके साहस को देखकर ना नहीं बोल सकी। कितनी अच्छी थी वो जिंदगी, न कोई गम था न कोई समस्या, और न ही किसी का कोई दबाव। बिल्कुल स्वतंत्र आजाद पंछी की तरह, जिसकी न कोई राह होती है और न ही मंजिल। उसे अच्छी तरह याद है जब एक बार कविता के पापा ने उसे अजय के साथ देख लिया, फिर भी उन्होंने उसकी पसंद को ज़्यादा महत्व दिया और दोनों की शादी कर दी। पर आज वह क्यों इतना असहाय हो गया था कि किसी बहेलिए के बाणों द्वारा बिंधे पक्षी की तरह जमीन पर अनाथ पड़ा हो। पापा पापा, मम्मा का फोन आया है, आपसे बात करने को बोला है। रिंकू की आवाज़ सुनकर वह अपने ख्वाबों से बाहर आया। रिंकी फ़ोन लिए खड़ी थी। अजय ने फ़ोन उठाया तो सामने से कविता की आवाज़ आई। हेलो अजय, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ अजय, मुझे रिंकी चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। प्लीज़ मुझे मेरी बेटी दे दो। लौट आओ कविता अपने घर, देखो कोई कब से इंतज़ार कर रहा है। रिंकी भी तुम्हारी और हम सब भी। प्लीज़ लौट आओ। नहीं अजय, अब शायद ये संभव नहीं है। जब तक आपकी माँ उस घर में रहेगी तब तक मैं लौट कर नहीं आऊँगी। अब फैसला आपको करना है कि आप किसे चाहते हो, माँ या मैं। और मैं रिंकू को लेने आ रही हूँ, भेज दोगे ना मेरे साथ उसे? हाँ ले जाओ, अगर वह खुशी खुशी जाना चाहे। आपकी बेटी है, वो आपके पास ज़्यादा खुश रहेगी। ये कहते कहते अजय का गला रुंध गया। शब्द पता नहीं कहाँ गुम हो गए। अब बहुत ज़्यादा टूट चुका था वह। कभी भी कविता से दूर नहीं रहना चाहता था और माँ को भी अपने से अलग होते नहीं देखना चाहता था। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी शाम होने जा रही थी जिसके बाद सदियों बाद भी कोई उजाला नज़र नहीं आ रहा था। अब उसने फैसला करना था कि उसे अपना भविष्य चाहिए या गुजरा अतीत। एक तरफ उसका अतीत लिए मुंह पर झुर्रियाँ व बेटे से कुछ अधूरी सी उम्मीदें लिए उसकी बूढ़ी माँ, व दूसरी ओर उसकी अपाहिज सा भविष्य व उसकी प्यारी सी गुड़िया रिंकू को साथ लिए उसकी पत्नी। आखिर करता भी तो क्या, वह न अकेली माँ उसे चाहिए न ही पत्नी। एक समय था जब उसकी जिंदगी में दूर दूर तक कोई गम का नाम भी न था। पर पता नहीं किसकी नज़र लगी उसकी हंसती खेलती जिंदगी को कि नरक से भी बदतर हो गई। अचानक वह उठा और माँ के कमरे की ओर बढ़ा। इससे पहले कि वह माँ से कुछ बोल पाता, माँ बोल पड़ी। क्या हुआ बेटा, किसका फ़ोन था? कविता का फ़ोन था। क्या क्या वो वापस आ रही है? हाँ माँ, वापस आ रही है, पर रहने के लिए नहीं, हमेशा के लिए, हमसे दूर होने व रिंकू को ले जाने के लिए। अजय ने कविता के साथ हुई सारी बातें माँ को बता दी। बेचारी माँ, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये बात यहाँ तक बढ़ जाएगी कि उसे वृद्धाश्रम जाने तक की नौबत आ जाएगी। अजय की बात सुनकर बेचारी कुछ देर खामोश हो गई। अंत में फैसला किया कि वह वृद्धाश्रम चली जाएगी, पर कभी भी अजय व कविता को अलग नहीं होने देगी। माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर अजय हक्का बक्का रह गया। ये क्या कह रही हो माँ तुम? अपना स्वयं का घर छोड़कर वृद्धाश्रम में जाओगे और एक अनाथ की जिंदगी जियोगे?
मैं ये कभी नहीं होने दूंगा कि आप कविता के लिए अपना घर छोड़कर जाओगे। अच्छा होता अगर मैंने आपके खिलाफ जाकर कविता से शादी न की होती, तो शायद ये आज नौबत ही नहीं आती। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं, कविता तुम्हारी धर्मपत्नी है। आपको उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और रही बात मेरी, तो मेरे पास तो अब बहुत कम समय बचा है जो वृद्धाश्रम में ही गुजार लूंगी। पर अभी आपकी पूरी जिंदगी शेष है। मेरे जाने के बाद कविता ही एकमात्र सहारा होगी आपका। और वैसे भी मैं कौन सा दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। जब कभी भी याद आए मेरी तो मिलने चले आना। वहाँ पर हर सुविधा भी होगी, नर्स, डॉक्टर। आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी और नहीं कविता को। माँ के बहुत ज़्यादा समझाने पर अजय मान गया और माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गया। दूसरे दिन माँ का सारा सामान पैक कर अजय माँ को न चाहते हुए भी उनकी जिद के कारण वृद्धाश्रम छोड़ आया। कविता को जब ये बात पता चली तो वह बहुत खुश हुई कि अब उसे घर में कोई समस्या नहीं होगी और वह अपने ससुराल वापस लौट आई। पर अब अजय में वो पहले वाली बात नहीं रह गई थी। अजय अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। वह बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा और बहुत ज़्यादा समय वह मौन ही रहा करता। कविता जिस खुशी की लालसा में यह यहाँ आई थी, वह उसे यहाँ बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। अजय हमेशा सुबह माँ से मिलने आया करता था। वह जब भी उस वृद्धाश्रम से गुजरता था माँ से मिलकर ही जाता। वृद्धाश्रम आने के बाद अजय की माँ अचानक बीमार रहने लगी। डॉक्टर, नर्स सब बहुत परेशान हो गए, लेकिन अजय की माँ के कहने पर किसी ने भी अजय से इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि अजय की माँ चाहती थी कि वह हमेशा खुश रहे। जब कई दिनों बाद भी तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टर ने उन्हें एक बड़े हॉस्पिटल में चेकअप के लिए भेजा। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि उन्हें कैंसर है और ये बीमारी लगभग 2 वर्ष पहले से है। जब भी माँ से मिलने आता तो कविता को बहुत बुरा लगता। वह हमेशा उन्हें वहां जाने से रोका करती। वह कभी कभी रिंकू को भी साथ ले जाया करते, जिससे कविता और भी ज़्यादा बिगड़ जाती। अब अजय भी काम के दबाव के कारण कई दिनों बाद ही वहां जाया करता, पर उसे यह पता नहीं था कि उन्हें कैंसर है। अब उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। एक बार अजय कहीं जा रहा था, इसलिए उसने सोचा कि माँ से मिलकर चलते हैं। पर जैसे ही वह अंदर गया तो उसे माँ कहीं भी दिखाई नहीं दी। जब आसपास पूछा तो पता चला कि उनकी तबीयत बहुत खराब है और वह अस्पताल में भर्ती है। जब वह हॉस्पिटल पहुंचा तो पाया कि माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। दवा के नशे में वह अजय को भी नहीं पहचान पा रही थी। डॉक्टर ने बताया कि अब उनकी ज़िंदगी के बहुत कम दिन बचे हैं। डॉक्टर ने अजय को उसकी माँ की बीमारी के बारे में भी बता दिया। अचानक डॉक्टर के मुंह से ऐसी बात सुनकर जैसे उसे बहुत गहरा धक्का लगा हो। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी में कभी ऐसा दिन भी आएगा जो उसे माँ से हमेशा के लिए अलग होना पड़ेगा। डॉक्टर: अजय, पता है ये बहुत भयानक बीमारी है। अब तक इसका इलाज कुछ गिने चुने देशों में ही होता है, जहाँ इलाज कराने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ती है। पर अगर ये खुश रहे तो शायद कुछ ज़्यादा समय निकाल सके, वरना अगर यही चिंता करती रही तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर, इन्हें खुश रखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अजय, आप इसे अपने पास घर ले जाओ। घर को छोड़कर ही इनकी तबीयत ज़्यादा डाउन हो गई। अगर आपके साथ रहेगी तो आप इनकी दवा दारू भी अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे से देखभाल करने से इनकी ज़िंदगी कुछ आसान हो जाएगी और आप इन्हें कल शाम तक घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर से सलाह लेकर अजय घर की ओर चला। अब उसे एक ही इंसान दिखाई दे रहा था, वो थी कविता। उसे मनाना शायद उसके बस की बात नहीं थी। उसे अच्छी तरह पता था कि वह उसके लिए कभी नहीं मानेगी, पर अगर माँ को घर नहीं लाया तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। अब अजय घर पहुंचा तो रिंकी भागकर उसकी गोद में चढ़ गई। पापा, आज आप दादी के पास गए क्या? कैसी हैं वो? मेरी याद आती है उसे। हाँ बेटा, आपको बहुत याद कर रही थी। कल हम उसे फिर से घर लाएंगे। सच्ची? क्या पापा? हाँ सच्ची। जब कविता के पास गया तो वह खाना बना रही थी। कैसी हो कविता? मैं ठीक हूँ अजय, आप ठीक हो ना? नहीं कविता, मैं ठीक नहीं हूँ। पता, आज मैं मम्मा से मिलकर आया। उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें कैंसर है। डॉक्टर ने बताया कि उनके पास 1-2 दिन का समय बचा है। डॉक्टर ने बताया कि अगर हम उन्हें घर ले आएं तो उनके बाकी बचे दिन आसान हो जाएंगे। कविता, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या हम उन्हें घर ले आएं? उनके पास बहुत कम समय बचा है, बस
इस बार मान जाओ कविता, इसके बाद आप जो कहोगी मैं करूँगा, पर इस बार मेरी बात मान लो प्लीज़। चलो ठीक है अजय, अगर आप चाहते हो तो ले आओ, पर इसके बाद कभी मेरी कोई बात नहीं टालोगे। हाँ बिल्कुल कविता। कविता के मुख से ऐसी बात सुनकर अजय को बहुत ज़्यादा अचरज हुआ, पर खैर जो भी हो अच्छा ही होगा। यह सोचकर गॉड को धन्यवाद कहा, वह माँ को लाने के लिए सुबह का इंतज़ार करने लगा। सुबह जल्दी उठकर वह रिंकू को लेकर माँ को लाने चला। आज वह बहुत खुश था, अपने सब दर्द दुख सब कुछ भूल गया। वह तो ये भी भूल गया था कि जल्दी उसकी माँ उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर अलविदा कह जाएगी। रिंकू को साथ लिए वह उस हॉस्पिटल पहुंचा, पर जैसे ही वह माँ के कमरे की तरफ बढ़ा उसके होश उड़ गए। आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और आंखों में आंसुओं का समुंदर उमड़ आया। उसकी माँ अब तक उनसे बहुत दूर जा चुकी थी, हमेशा के लिए छोड़कर, प्यारी रिंकू को छोड़कर। आज कविता भी समस्या हल हो चुकी थी, अब वह कभी भी अपना घर छोड़कर नहीं जाएगी। डॉक्टर ने बताया कि रात को उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और ज़ोरदार खांसी के साथ रक्तस्राव होने लगा और देखते ही देखते उनकी सांसें उखड़ गई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको काफ़ी सारी ऐसी कहानियाँ देखने को मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।